फास्ट 50 में स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं फास्ट 50 का सिलसिला। बड़ी खबर से डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना जरूरी होगा। कंपनियों को राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके अलावा कंपनी को एजेंट से खरीदार और विक्रेता का एग्रीमेंट करना जरूरी होगा। साथ ही कंपनियां एजेंट से एंट्री फीस के तौर पर कोई रकम नहीं वसूल सकेंगी और सामान नहीं बिकने पर कंपनी को पूरा पैसा वापस देने की गारंटी देनी होगी। टेलीकॉम कंपनियों के बीच जारी लड़ाई थमने के अभी कोई आसार नहीं है। ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है, जबकि टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई ने सलाह दी कि वो आपस में पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन का मामला सुलझाएं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की बैठक में रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग लगभग 1 घंटे तक चली, लेकिन कंपनियां आपस में मामला नहीं सुलझा पाती हैं, तो इसके बाद ट्राई कोई फैसला ले सकती है। भारतीय एयरटेल ने ट्राई से साफ किया है कि अगर वो रिलायंस जियो को ज्यादा पीओआई देते हैं तो कहीं एक तरफा कॉल्स न होने लगे, जिससे एयरटेल के ग्राहकों को परेशानी हो। एयरटेल ने कहा है कि रिलायंस जियो में वॉइस कॉल फ्री होने की वजह से लोग जियो को एयरटेल पर कॉल करते हैं तो उनका नेटवर्क जाम होने का खतरा है। ऐसे में ट्राई उनके हितों का भी ख्याल रखे। जीएसएम ऑपरेटर संगठन सीओएआई के डीजी राजन मैथ्यूज ने आरोप लगाया है कि उन्हें रिलायंस जियो के कहने पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बैठक से बाहर किया गया। मैथ्यूज के मुताबिक ट्राई के साथ बैठक में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपनी दिक्कतें रखी। जीएसटी पर संवैधानिक संशोधन कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है। जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक की। इस दौरान जीएसटी काउंसिल और जीएसटी सेक्रेटरीट के गठन पर चर्चा की गई। जीएसटी काउंसिल के गठन का एजेंडा अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। आम बजट और रेल बजट को मर्ज करने से जुड़ा ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी हो गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बजट की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय के गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कई बातें कही गई, जिसके मुताबिक रेल मंत्रालय पहले की तरह ही वित्त मंत्रालय को डिविडेंड देता रहेगा और 7वें वेतन आयोग का बोझ भी रेल मंत्रालय को अपने ऑपरेशन खर्च से ही उठाना होगा। सरकार संसद के सत्रों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जहां शीतकालीन सत्र 7 या 15 नवंबर से शुरू कर दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक चलाने की योजना है, वहीं बजट सत्र को फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू करने की योजना है और बजट सत्र 2 सत्रों की बजाय एक ही सत्र में मार्च तक चलाया जाएगा। जांच एजेंसियों की सख्ती से घबराए डिफॉल्टर विजय माल्या ने भारत वापस लौटने की इच्छा जताई है। माल्या ने कोर्ट को बताया कि वो भारत वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन वो भारत ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उनका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया है। माल्या के खिलाफ समन जारी होने के बावजूद कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होने पर याचिका दायर हुई थी। इस मामले में माल्या ने यह बात कोर्ट के सामने रखी। 9 जुलाई को कोर्ट ने माल्या को हाजिर होने से मिली छूट को खत्म कर दिया था और कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। कारोबारी सत्र के आखिरी दिन बाजार पर आज दबाव देखने को मिला। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और खराब ग्लोबल संकेतों का असर बाजार पर देखने को मिला और सेंसेक्स 248 और निफ्टी 86 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली। मेटल, ऑटो, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं फार्मा, शुगर, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी रही। QIP टालने पर यस बैंक के MD एंड CEO राणा कपूर ने सफाई दी है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में राणा कपूर ने कहा है कि QIP को निवेशकों के हित को ध्यान में रखकर टाला गया है और सही समय पर QIP दोबारा लाएंगे। इसके अलावा मसाला बॉन्ड, डॉलर ग्रीन बॉन्ड लाने की तैयारी भी है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने सेबी में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है। बीएसई की आईपीओ के जरिए 1200 से 1300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कल बीएसई बोर्ड ने आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर को मंजूरी दी थी। खास बात यह कि बीएसई का आईपीओ एनएसई पर लिस्ट होगा और उसकी लिस्टिंग भी एनएसई पर ही होगी। बीएसई के आईपीओ का काफी वक्त से इंतजार है। सेबी आईपीओ के लिए पहले ही हरी झंडी दे चुकी है। बीएसई ने ईडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज को मुख्य मर्चेंट बैंकर के तौर पर नियुक्त किया है। बीएसई का अप्रैल से जून तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब 53 करोड़ रुपए रहा है। वही एनएसई की भी आईपीओ लाने की योजना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ 19 सितंबर को खुलकर 21 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने इसके लिए 300 से 334 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है और इस आईपीओ में करीब 5000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का आईपीओ सोमवार को खुलेगा। इश्यू का प्राइस बैंड 850 से 860 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एल&टी को इस आईपीओ से 900 करोड़ रुपए मिलेंगे। 23 सितंबर को सेबी की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम फैसले होने की उम्मीद है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बोर्ड बैठक में कर्मचारियों के लिए आईपीओ में निवेश की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा निवेश सलाहकारों पर सख्ती बढ़ाने की योजना बनाई जा सकती है, जिसमें निवेश सलाहकारों को रेगुलेट करने के लिए दायरा बढ़ाया जा सकता है। शेयर ब्रोकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को निवेश सलाहकार के दायरे में लाने का प्रस्ताव आ सकता है। एलआईसी केयर्न और वेदांता मर्जर के समर्थन में उतर आई है। वेदांता से मर्जर के बाद केयर्न के ऊपर जोखिम काफी कम होगा। एलआईसी की केयर्न में करीब 9% हिस्सेदारी है। एसबीआई कैप ने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म SBISmart.com लॉन्च किया है। ये नया प्लेटफॉर्म मौजूदा ऑनलाइन ट्रेडिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगा। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि बाजार में रिटेल भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहेगा। अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि मौजूदा कार्यभार से मुक्त होने के बाद वो इच्छा के मुताबिक शेयर बाजार में निवेश करेंगी। जिन 10 बैंकों का डेटा चोरी होने की खबर है उनमें एसबीआई नहीं है। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने डेटा चोरी होने की खबर से इनकार कर दिया है। कल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी एपी होता ने कहा था कि कुछ बैंकों के ऑनलाइन सिस्टम खतरे में है और एनपीसीआई लगातार इन बैंकों के संपर्क में है। एनपीसीआई के कहने पर एक बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट भी करा रही है और जल्द ही पूरे मामले और खतरे का पता चल जाएगा। तो माना जाए एसबीआई उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का एक और तहलका आज पूरी दुनिया के सामने आया। जब पूरे देश में स्थापना दिवस का जश्न मनाया जा रहा था तो इस बीच तानाशाह ने 5वां परमाणु परीक्षण करवा दिया। उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण की पुष्टि भी कर दी है। इससे पहले परमाणु परीक्षण स्थल के नजदीक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दक्षिण कोरिया का मानना है कि उत्तर कोरिया का अब तक का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण है। उसने नॉर्थ कोरिया के इस कदम पर चिंता जाहिर की है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क गेन-ही ने इसे आत्मविनाश वाला कदम बताया है। नॉर्थ कोरिया के 5वें परमाणु परीक्षण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद गहरा गया है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के इस कदम के गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। चीन ने भी इस परीक्षण का सख्ती पूर्वक विरोध करते हुए उत्तर कोरिया को भविष्य में ऐसे किसी भी कदम से दूर रहने का आग्रह किया है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने इस मामले पर एक इमरजेंसी मीटिंग की। जापान के पीएम शिंजो एबे ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया कोई परीक्षण करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैलेक्सी नोट 7 ने सैमसंग के साथ साथ यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय ने यात्रियों को प्लेन में गैलेक्सी नोट 7 नहीं ले जाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने एयरलाइंस और यात्रियों को सलाह दी है कि वो फ्लाइट के दौरान गैलेक्सी नोट 7 को स्विच ऑफ रखें और चार्ज ना करें। इसके अलावा यात्रियों को चेक इन बैगेज में भी गैलेक्सी नोट 7 नहीं ले जाने की सलाह दी है।
एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने भी चेक इन बैगेज में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 ले जाने पर रोक लगा दी है। सिर्फ हैंड बैगेज में ही गैलेक्सी नोट 7 ले जाने की इजाजत मिलेगी। सैमसंग का कहना है कि ग्राहकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। भारत में इसकी बिक्री अभी शुरू नहीं हुई है और इसकी बिक्री को अभी डिले कर दिया गया है। एप्पल भारत में आईफोन 7 और 7 प्लस की बिक्री 7 अक्टूबर से शुरू करेगी। भारत में दोनों फोन्स की बिक्री बीटेल टेलटेक करेगी। कंपनी 7 अक्टूबर शाम 7 बजे से 2000 रिटेल स्टोर्स पर आईफोन 7 की बिक्री शुरू करेगी। शुरुआत में आईफोन 7 उत्तर और पूर्व भारत में मिलेंगे। 7 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में सेलेक्ट लोकेशंस पर आईफोन 7 के लिए लॉन्च इवेंट रखा जाएगा। एप्पल ने 7 सितंबर को आईफोन 7 और 7 प्लस लॉन्च किया था। 16 सितंबर से आईफोन 7 और 7 प्लस की बिक्री यूएस, यूके और चीन में शुरू हो जाएगी। सरकार बैक गियर में गाड़ी चलने से बचाव के लिए कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्दी सभी नई गाड़ियों में रियर व्यू सेंसर्स जरूरी करने की तैयारी कर रही है। इस बारे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जल्दी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके अलावा गाड़ियों में स्पीड वार्निंग सिस्टम, एयर बैग्स भी जरूरी किए जाएंगे। सरकार सुरक्षित सड़कें और स्मार्ट मोबिलिटी के लिए पहली बार देश में वर्ल्ड रोड मीट का आयोजन करने जा रही है। इस मीट में एक दिन पहले दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की भी मुलाकात होगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए के मित्तल ने फ्लेक्सी फेयर सिस्टम पर सफाई दी है। मित्तल का कहना है कि कुल 12,500 ट्रेनों में से सिर्फ 142 ट्रेनों में ही फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू किया गया है, जिससे सिर्फ 1.5 लाख यात्रियों पर असर पड़ेगा। मित्तल के मुताबिक फ्लेक्सी फेयर सिस्टम सिर्फ प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है। शताब्दी ट्रेन के एक यात्री के खाने में प्लास्टिक मिलने का मामला सामने आया है। रेल यात्री के खाने में प्लास्टिक मिलने के मामले में रेलवे ने केटरर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। एक महिला यात्री कालका शताब्दी दिल्ली से कालका के लिए सफर कर रही थी। कालका से सफर के दौरान जब यात्री ने खाना ऑर्डर किया तो रोटी में प्लास्टिक मिला। यात्री ने तत्काल इसकी शिकायत ट्वीट के जरिए रेलवे से की, जिस पर रेलवे ने तुरंत एक्शन लिया। जुर्माने के साथ केटरर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के बाद रेल यात्रियों को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सरकार रेलवे इंश्योरेंस स्कीम का प्रीमियम महंगा कर सकती है। रेलवे इसे 92 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपए कर सकता है। रेलवे अब इंश्योरेंस में मोबाइल और लैपटॉप की चोरी को भी शामिल कर सकता है, जो कि अभी कवर नहीं है। इसके अलावा IRCTC ऑप्शनल इंश्योरेंस के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर सकता है। दरअसल रेलवे की इंश्योरेंस स्कीम को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। हफ्ते भर में करीब 20 लाख लोगों ने रेलवे की इंश्योरेंस स्कीम को अपनाया है।